उत्तराखंड में महिलाओं के रोल के ऊपर मैं बात करना चाहूंगी। यू बीइंग वुमेन एंड बीइंग इन पेट्रियार्कल सिस्टम, जिसको हम कहते हैं कि वाइस चांसलर एक वुमेन का होना बहुत बड़ी बात है। स्पेशली हमारे स्टेट की हिस्ट्री भी रही है। चिपको आंदोलन से अगर हम देखें, रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर की बात करें तो भी वुमेन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो कैसे एजुकेशन सिस्टम या फिर हम कैसे वुमेन को फॉस्टर कर सकते हैं इन लीडरशिप रोल्स, उसके बारे में मैम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दीजिए। अंकिता, मुझे लगता है कि जो ये उत्तराखंड की वुमन है, ये बॉर्न लीडर है। सारा का सारा उत्तराखंड की हिस्ट्री उनके इर्द गिर्द घूमती है। कुछ भी काम करना है उनके इर्द, और बड़े कामों में अगर आप देखें कि चिपको तो आपने देखा ही, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में बिल्कुल केस स्टडी में पढ़ाया जाता है। मैं वहाँ गई थी तो मैंने देखा था, मैंने वो जिक्र किया तो मुझे पता लगा कि ऑलरेडी वहाँ के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। तो चिपको मूवमेंट से लेकर जितने भी हिमालय बचाओ हिमालय बसाओ आंदोलन और ये एंटी लिकर मूवमेंट और सारे जितने मूवमेंट है वो सब महिलाओं ने लड़े हैं, वुमेन ड्रिवन है, वुमेन ड्रिवन है। और उसके अलावा वहाँ जो वुमेन की एक स्ट्रेंथ है कि उनको, आप कहते हैं हम एम्पावरमेंट दूसरे सेंस में करते हैं, सरकारी सेंस में, अदरवाइज वो एम्पावर्ड है। देखिए वो अकेले पता नहीं कितने किलोमीटर चलती है एक दिन में, अपने बुजुर्गों को वो साथ रखती है, अपने बच्चों को वो साथ रखती है। और इस सारी जद्दोजहद में जब उसको लगा कि मेरे बेटियों के लिए विशेषकर और मेरे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, तो यहाँ कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही नहीं है। और फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की लड़ाई शुरू हुई। और जब आप उसकी हिस्ट्री को देखते हैं तो वो भी पूरी विमेन ड्रिवन थी, और वो उसके सेंटर में थे कि हमको विश्वविद्यालय चाहिए और हमको आज ही विश्वविद्यालय दो। और आपको पता है कि उस समय एच.एन. बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर थे और ये फैसला हुआ कि गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय खोला जाएगा। उससे पहले हम आगरा के साथ थे, बाद में मेरठ के साथ आ गए। तो ये जो अलग शिक्षा की जगाई, वो उन महिलाओं ने जगाई जिनको अपनी बेटियों के लिए पहाड़ जैसा जीवन नहीं चाहिए था। वो चाहती थी कि वो एजुकेटेड हों और वो अपने पैरों में खड़ी हों, और वो इतनी जो टफ टेरेन में वहाँ स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग से एग्रीकल्चर के नाम पे, वो एग्रीकल्चर में आता भी है या नहीं आता, ये सारी उसकी एक पीड़ा थी। और उसने इस तरीके से उनका जिंदगी, हमारी जिंदगी बदल दी। मेरे फोरफादर्स ने या मेरी नानी ने या मेरी दादी ने हमारी जिंदगी बदल दी। और उस तरीके से उनको देख के वो ही मेरे लिए रोल मॉडल रहे कि वो कितने टफ तरीके से काम करते थे और कैसे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। आज वो जंगली जानवरों से भी लड़ रही है, तो बाघ से भी बढ़ जा रही है, कभी उसका निवाला बन जा रही है, कभी घास के लिए जा रही है तो गिर जा रही है। बहुत टफ उसकी जिंदगी आज भी है। इस लीडरशिप का, इस बीइंग अ पहाड़ की वुमन, मुझे क्या लगता है अपने अंदर कि शायद वो ओरिएंटेशन में आ गया या डीएनए में आ गया कि चैलेंजेस को लेने की आदत पड़ गई। मतलब बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को मुझे नहीं दिखाई देते वो कि वो उस लेवल के हैं जैसा लोग उन्हें समझ रहे हैं कि ये काम तो है मैडम, लेकिन इसने होना नहीं है, या तो वो एक स्टीरियोटाइप है कि आप वुमन हैं तो आप नहीं कर पाइए। तो मुझे लगता है कि इसमें पहाड़ का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको लगता है कि आप एक टफ तरीके से आपने सब फेस किया, तो मैं अपनी यात्रा को भी उसी रूप में देखती हूँ। और ये कहते हुए मैं इसको विदाउट एनी हेजिटेशन कहना चाहती हूँ कि पहाड़ में महिलाओं को एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज बहुत बड़ा स्पेस है काम करने का। वो अगर आगे आती है, अभी आप देख रहे हैं नगर पंचायत से लेकर सब जगह कितनी विमेन सीटें, पीछे पूरा परिवार खड़ा, पीछे पूरा परिवार कह रहा है कि हाँ तुम लीडरशिप रोल में रहो। और वो लीडरशिप रोल में रह रही है। जो प्रधानपति और ये सारे कॉन्सेप्ट थे पहाड़ में, अगर आप एज कंपेयर टू अदर एरियाज में आप एक स्टडी कर लेंगे तो पहाड़ की महिला उसको अकेले हैंडल कर रही है। और अब तो वो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। उस प्रधानपति वाले कॉन्सेप्ट को भी बहुत साल हो गए। अब वो अच्छे से, जहाँ मेयर हैं, जहाँ महापौर हैं, वो बहुत आराम से काम कर रही हैं, क्योंकि वो पर्दे में रहने वाला और वो एक बड़ा वाला जो स्टीरियोटाइप वुमन का है वो पहाड़ की वुमन के साथ नहीं है। वो आगे चलती है, सब उसके पीछे चलते हैं
वो उत्तराखंड मूवमेंट में मुझे याद है हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट थे विश्वविद्यालय में होने के कारण। वो नारा था कि डरने की क्या बात है जब माँ हमारे साथ है। तो वो पिता भी कह सकते थे, लेकिन क्योंकि वुमन सेंट्रिक एक पूरा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश उत्तराखंड का है, तो वो महिला मजबूत है। और शायद मुझे नहीं मालूम, मैं कोई कंपेयर नहीं किया, लेकिन शायद ये मजबूती वहीं से आई है कि पहाड़ में होने के नाते। लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ये भी एक रीजन हो सकता है कि सेल्फ आपको इंडिपेंडेंट आपको बनना ही पड़ता है। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एग्जैक्टली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू क्रिएट योर ओन रिसोर्सेज, यू हैव टू क्रिएट, और आप क्रिएटिव भी हो जाते हैं। मतलब गौरा देवी, अगर आप रामचंद्र गुहा को पढ़ेंगे तो उस दिन सारे लोग गोपेश्वर बुला लिए गए थे रैनी से, और गोपेश्वर में उनको 1962 का कोई कॉम्पनसेशन मिल रहा था चाइना वॉर का। तो वो ये कहना, क्योंकि पुरुष वहां नहीं थे तो महिलाओं को आगे आना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि वो उस रोल में है जहां आप फेमिनिज्म को डिफाइन करें और वो कहे आदमी कुछ नहीं है और मैं, वो भी नहीं है। वो एक ऑब्वियस रोल है कि अब हम क्या करें इसमें। और ये उनकी क्रिएटिविटी है कि उन्होंने कहा कि चिपक जाते हैं तो फिर हम ही को मारेंगे और क्या करेंगे। और ये कहना स्लोगन कि जंगल मेरा मायका है और मैं इसे आपको नहीं, तो ये सारे जो स्लोगन है, ये मुझे लगता है जैसे झांसी की रानी ने कहा कि ये मेरी झांसी है, मैं इसे नहीं दूंगी, वैसे ही गौरा देवी का स्लोगन है। तो ये होता है ऑब्वियस लीडरशिप, जब आपके अंदर एक स्वाभाविक तरीके से लीडरशिप होती है, और वो उत्तराखंड की हर महिला के अंदर वो लीडरशिप है। इसलिए उत्तराखंड की महिला इतनी स्ट्रांग है। और आपने बहुत अच्छी बात की कि उसके पास ऑप्शन नहीं है, और वो ऑप्शन ने उसको टफ बना दिया। अगर उसको दूर से पानी लाना पड़ता है या घास लाना पड़ता है तो उस ऑप्शन में फिर वहां संभावना है कि लेपर्ड दिख जाए, कुछ दिख जाए, उससे भी जूझना पड़ता है। उसने उसको टफ बना दिया, उसकी प्राकृतिक जो इकोसिस्टम है। तो पहाड़ की नारी सब पे भारी बिल्कुल। आर यू अ फेमिनिस्ट? आई एम नॉट, बिकॉज अगर आप डिफाइन करेंगे फेमिनिज्म को तो इसका कुछ और ही मतलब है। फेमिनिज्म एक एक्सक्लूसिव सा मूवमेंट था, इंक्लूसिविटी का लैक था। जैसे क्या गौरा देवी को ये पता था कि वो इको फेमिनिस्ट हैं, वो इन्वायरमेंट को लेके चल रही हैं, आगे नहीं पता था। तो ये जो अमेरिकन क्लासरूम और यूनिवर्सिटीज से, मैं ये नहीं कहूंगी कि उसका योगदान नहीं है वुमेन के एम्पावरमेंट में, उसका योगदान है बिल्कुल, सेंसिटाइज करने में, सेंसिटिव होने में, वुमन को, वुमन मेरी आइडेंटिटी एसर्टेन करने में। लेकिन जब मैं उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखती हूँ तो भारत की महिला का जो परिप्रेक्ष्य है, जब वो एम्पावर्ड होती है तो वो पूरे परिवार को लेके एम्पावर्ड होती है। वहां आइसोलेशन नहीं है और रिएक्शन अगेंस्ट मैन नहीं है, बिल्कुल भी इंक्लूसिविटी है उसमें। मेरे घर का जो आदमी है वो भी मेरे साथ है, मेरे घर का जो पिता है उससे मुझे रिएक्शन करके फेमिनिज्म हो नहीं सकती। व्हेन आई लुक बैक माय ओन जर्नी देन आई फाइंड कि इसमें तो मेरे पिता का बहुत बड़ा रोल था। और मैं हमेशा मानती हूँ, अंकिता आप मुझसे सहमत होंगे, आपकी जो परिवार की क्या परिस्थिति है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो भारत की महिला में अगर पिता ये डिसाइड कर लेता है मैंने लड़की को नहीं पढ़ाना या बाहर नहीं जाने देना, तो माँ का अभी तक वो वॉइस नहीं हुई कि वो कहे कि आप मत पढ़ाओ, मैं तो पढ़ाऊंगी। तो वो आपने दंगल पिक्चर का, मैं सब जगह उदाहरण देती हूँ कि दंगल पिक्चर में उन बेटियों के बाप ने डिसाइड कर लिया कि लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, और उसने सुना वो, और उसने अनसुना किया, बहुत खराब कमेंट्स करेगा। अगर हम पिक्चर ना भी देखें और हम उनकी हिस्ट्री भी पढ़ लें तो वाकई उनको फेस किया। और माँ ने भी कहा कि अब लड़कियों को पहलवान बनाओगे। जो उनके फेमिनिन मेटाफर्स थे कि बाल कटा दो, पूरा गज्जा कर दो, लेकिन पहलवान बनेंगी, कितना कुछ सुना। चिकन कभी छुआ नहीं था लेकिन कहा पहलवान बनना है तो खाना पड़ेगा और बनेगा घर में। तो पूरा इकोसिस्टम बदल दिया। तो यस, एंड साइना नेहवाल का आपने देखा, उनके पिता ने ये डिसाइड किया कि वो अपने कोई भी प्रमोशन नहीं लेंगे, ही वॉज डॉक्टर, और उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं लूंगा, इसको सुबह 3 बजे एकेडमी में कौन डालेगा। 50 किलोमीटर वो बस का सफर करते थे और वो बाहर सो जाते थे और वो उतनी देर प्रैक्टिस करती थी, फिर इसको उठा के घर लाते थे। सो व्हाट आई मीन टू से कि हमारा जो फेमिनिज्म ही कह लीजिए उसको, या वुमनहुड है, वो इंक्लूसिव है
और वो पूरे परिवार को साथ लेके चल रहा है और बेटियां आगे बढ़ रही हैं, परिवार उसके साथ रह रहा है। एकदम इन आइसोलेशन हम बहुत रिएक्शनरी होके कुछ कर लेंगे तो उसमें उतना आउटकम नहीं आएगा। और मैं तो कहती हूँ पूरा समाज ही पेशेंस से भरा हुआ है। मैं फेमिनिज्म से हट के उसके कंट्रीब्यूशन को नकार नहीं सकती, लेकिन हट के मैं ये कहूंगी कि भारतीय महिला का जो परिवार के साथ एम्पावरमेंट है वो जरूरी भी है, और वो उसका काम तब अच्छा आता है जब मेल अपने को उस पेशेंस को दिखाए और उसको वो स्पेस प्रोवाइड करे। इस मामले में मैं लकी हूं कि मेरे पिता से लेकर और मेरे इन लॉज से लेकर और मेरे पति से लेकर, मेरे भाइयों से लेकर और मेरे जो क्लासमेट थे उनसे लेकर, सबने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरे साथ कुछ स्टीरियोटाइप टैग नहीं किया, और इसलिए शायद मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस समाज में। दैट्स व्हाई आपने एक सेकंड नहीं लगाया और आपने तुरंत आंसर किया कि नहीं, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। एंड वेरी ग्रेट पर्सपेक्टिव कि हमारे जो फैमिली में मेरी मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है।